नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में चर्चा होती है। साथ के साथ इन फ्यूचर में उस क्लास से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि उस टॉपिक की हम पूरी डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं, पूरा डेप्थ नॉलेज लेते हैं और डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में हम बिठाने की जो है वो कोशिश करते हैं, ताकि एक टाइम पे एक टॉपिक तो जो है वो हमारे पास में क्लियर हो जाए। उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में इन फ्यूचर में क्वेश्चन आए वहां से हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 253 नंबर की क्लास होगी, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं आपको दो शब्द कहना चाहूंगा दोस्तों। वो दो शब्द ये जो है वो इस प्रकार से है कि हमने जो क्लासेस शुरू की थी दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज की, वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और हमने कहा था कि 365 दिन हम चलाएंगे, पूरे 365 टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसको हम कंटिन्यू जो है वो चलाते आ रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में 252 दिन या 252 क्लासेस जो है वो हो चुकी है। आपकी तरफ से मुझे फेवर ये चाहिए था कि आप एटलीस्ट जो है वो उनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको जब भी कोई एग्जाम आए तो फटाफट जो हो आप उस चीज का रिवीजन कर सके। क्लियर है? इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे पास में एक तो क्या हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी लिस्ट बन जाएगी और साथ के साथ क्या होगा कि जब भी हमें रिवीजन करना होगा तुरंत जो है वो हम कर सकते हैं। और एक साथ जो है वो इतना मटेरियल कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से तो जो है वो बड़े से बड़े पहाड़ पे भी चढ़ा जा सकता है। आप जंप मार के किसी पहाड़ की चोटी पे नहीं जा सकते हो, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो आप उस पे लास्ट पे चोटी पे जरूर पहुंच सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज है या कोई भी कार्य जो है वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। उसके लिए जरूरी चाहिए आपकी कंटिन्यूटी, आपका हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसीलिए हम डेली एक क्लास लेते हैं, फिक्स टाइम पे लेते हैं, ताकि हमारा शेड्यूल भी बना रहे। और जो बच्चे ये कहते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों कुछ हम जैसे लोग जॉब करके भी जो है वो आपको जब टाइम दे सकते हैं, पर्टिकुलर कंटिन्यू टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप भी जो है वो पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर टाइम का इश्यू ले रहे हो तो वो महज एक जो है वो आपका बहाना होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहाने छोड़िए, अपने आलस्य को त्यागिए और आगे बढ़ने के लिए जो है वो मेहनत कीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास में वो कंटेंट नहीं होगा या जो क्वालिटी हम मेंटेन करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फ्री चला रहे हैं उसके पीछे का जो है वो रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन फीस को या हम कहें कि कोचिंग वाली फीस को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फैमिली में कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग जो है वो आपके घर के बगल में ही होगी। ठीक है, हो सकता है आपसे 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, हो सकता है 100-150 किलोमीटर दूर भी हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग में नहीं जा पाते उनके लिए ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपकी तरफ से ये है कि आप कंटिन्यू रहिए, फ्री समझ के इसको जो है वो आप इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास आएगी हमारे पास में 253 नंबर की क्लास, और वो आएगी दोस्तों मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन बहुत सारे जो जीएनएम वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नया होगा। बीएससी वाले फिर भी जो है वो सुने हुए होंगे, लेकिन जो जीएनएम वाले हैं उनके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास में रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम इसको लेंगे, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इससे जो है वो क्वेश्चन आंसर कहाँ से निकल के आते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं दोस्तों कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट निकल के आते हैं। तो एक तो अच्छी चीज ये होगी कि कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन में या फिर घुमा फिरा के पूछते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं।
भाई हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो भी एक डाटा कलेक्शन है। हम किसी का जो है वो वाइवा लेते हैं, किसी बच्चे का नॉलेज जानना चाहते हैं, वो भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड्स है। हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी एक हमारे पास में मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है। मतलब कि डाटा को लेना, इकट्ठा करना, उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। भाई हम उसकी फाइल डायरी दे के, या उससे क्वेश्चन पूछ के, या उसकी चेकलिस्ट दे के, या पैनल डिस्कशन में बैठ के ही तो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं। बात ये आती है कि हमारे पास में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने रिसर्च की होगी, ठीक है, बीएससी के टाइम पे रिसर्च की होगी, या जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल तिल के समान है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सारी चीज पढ़ रखी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास में चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का, देन उसके बाद नीड ऑफ द स्टडी, देन उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर हमारे पास में जो हो मेथोडोलॉजी आता है, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई सर्वे मेथड्स के द्वारा करता है, कोई इंटरव्यू मेथड्स के द्वारा करता है, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो कोविड-19 का क्या इफेक्ट हुआ, या कोविड-19 वैक्सीन का क्या इफेक्ट हुआ, उसके ऊपर है। तो कैसे हम डाटा लेते हैं, ठीक है, तो वही मेथड्स हो गए हमारे पास में डाटा कलेक्शन, ठीक। और स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ में जो है प्री पीजी की तैयारी कर, जैसे एंट्रेंस एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में सर्वे हो गया, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, पोल्स हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, क्वेश्चनरी हो गया, चेकलिस्ट हो गया, ये सारे हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स है। मतलब डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में डाटा कलेक्शन। तो वन बाय वन करके चलते हैं। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद डाटा क्या होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर हम एक एक चीज का जो है वो पढ़ेंगे। जैसे इंटरव्यू एक डाटा पैनल है या डाटा कलेक्शन का एक मेथड्स है। अब इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चनरी है, वो भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बिल्कुल हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे ताकि कोई डाउट ना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, डाटा कलेक्शन इज ए सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, मेजरिंग and analyze information from different sources to answer research question, to test hypothesis and evaluate outcomes। यानी कि ये जो हमारे पास में डाटा कलेक्शन की पूरी डेफिनेशन दे दी है वो रिसर्च वाली दे दी है, हालांकि वही होती है, ठीक है। इसमें क्या है, डाटा कलेक्शन जो है वो हमारे पास में डाटा कलेक्शन जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है। सिस्टेमिक का मतलब समझ में गए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना भाई, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो डाटा कलेक्शन जो है वो हमारे पास में एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, किस चीज की, गैदरिंग एंड मेजरिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन को गैदर करने की, इंफॉर्मेशन को मेजर करने की, अगर कोई मेजर करने वाली चीज है, या एनालाइज करने की, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है। डाटा कलेक्शन एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने की, कलेक्ट करने की, मेजर करने की और एनालाइज करने की जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, ठीक है। जो कि जिसमें हमारे पास में जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अपने आंसर ढूंढता है, ठीक है। अपनी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढता है, अपने जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस भी मैंने ऑलरेडी जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और इवैल्यूएट आउटकम्स क्या निकले उसको असेस करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब बताऊं आपको कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है, ये कोई रिसर्चर का जो है वो कोई क्वेश्चन है, ठीक है। स्मोकिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो स्मोकिंग का इफेक्ट करने के लिए जो है वो क्वेश्चनरी देता है या इंटरव्यू करता है, देन इंफॉर्मेशन गैदर करता है। वो सारी चीजें जो है वो इकट्ठा करके फिर अपने रिसर्च क्वेश्चन, जो उसके क्वेश्चन थे, जैसे उसके क्वेश्चन थे कि उसके पास में जो है वो कि ये स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कोज करता है, ठीक है। तो वो अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है, उसने हाइपोथेसिस बना रखे हैं कि जो है वो हमारे पास में जो है वो इस तरीके से ये चीज होगी, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और उसके आउटकम क्या निकले उनको ध्यान में रखता है। तो डाटा कलेक्शन जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को गैदर करने की,
मेजर करने की और एनालाइज इंफॉर्मेशन की, डिफरेंट रिसर्चेज क्वेश्चन को और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की, ठीक है। देन इट हेल्प इन मेक वैलिड, रिलायबल एंड एविडेंस बेस्ड डिस्कशन इन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये हमारे पास में वैलिड, रिलायबल और एविडेंस बेस्ड डिस्कशन होता है। एविडेंस बेस्ड का मतलब होता है ऑलरेडी जिसको ट्रूथ किया गया, प्रूफ किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिसर्च और प्रैक्टिस के डिस्कशन को जो है वैलिड, रिलायबल और एविडेंस डिस्कशन में जो है वो हेल्प करता है। ये हो गया हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स। कुल मिला के अगर आपको ये नहीं याद रहे तो इतना याद रखो कि रिसर्चर अपने क्वेश्चन को या जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए या आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है उसकी जो सिस्टमिक अप्रोच होती है उसको हम मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने रिसर्च की होगी तो किसी ने क्वेश्चनरी के माध्यम से जो है वो डाटा कलेक्ट किया होगा, किसी ने चेकलिस्ट के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया होगा, किसी ने इंटरव्यू माध्यम से डाटा कलेक्शन किया होगा, किसी ने रिकॉर्ड रिपोर्ट के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। क्लियर है। अब उसके बाद में आता है कि डाटा हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये डाटा क्या है, ठीक है। हम कहते हैं डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, तो ये डाटा एक्चुअली है क्या चीज, इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ डाटा की बात करें तो बिफोर मेथड्स इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ डाटा। हम मेथड स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास में जरूरी है कि हम डाटा के बारे में समझे, डाटा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों डाटा जो होता है ना, एक तरीके से ये डाटा जो है वो प्लूरल वर्ड होता है। क्या होता है? प्लूरल, बहुवचन होता है। सिंगुलर वर्ड होता है इसका डेटम। क्या होता है? डेटम जो है वो इसका सिंगुलर वर्ड है। डाटा जो है वो हमारे पास में प्लूरल वर्ड है। जैसे पीपल्स, मेन हो गया एक, पीपल्स तो खुद जो है वो एक बहुवचन है। तो हम पढ़ते हैं डाटा। तो डाटा जो हो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बाकी मैं एकदम क्लियर कर देता हूं। प्राइमरी डाटा होता है जिसमें रिसर्चेस क्या होता है, डायरेक्ट पर्सन से इंफॉर्मेशन गेन करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई मरीज है या मेरे सामने जो है वो कोई सैंपल है और उससे मैं रिसर्च के दौरान में इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सैंपल है कोविड वाले पेशेंट, क्या है, जैसे मैं रिसर्च स्टडी कर रहा हूं कि वैक्सीन का क्या इफेक्ट हुआ या वैक्सीन का साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट हुआ। तो जो कोविड पेशेंट है या जो हमारे पास में वैक्सीन लगा चुके हैं वो हमारे पास में जो है वो सैंपल हो गए, उनसे मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जैसे मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है कि कितने वैक्सीन लगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर कितने वैक्सीन लगे, तो मैं वैक्सीन के लिए कैसे पता करूंगा, मैं रिकॉर्ड खंगालूंगा, ठीक है ना, जो रजिस्टर है वहां से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा कि कितने लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा या कौन कौन से लोगों को कौन कौन सा वैक्सीन लगा, ठीक है भाई, कोविशील्ड लगा, कोवैक्सीन लगा, कौन सा लगा, तो उसके लिए भी मेरे को रिकॉर्ड ढूंढने पड़ेंगे, भाई इसको कोवैक्सीन लगा, इसको ये लगा, तो वो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा रिकॉर्ड से, डायरी से या कोई और हॉस्पिटल से। तो वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। तो आगे चीज समझ में, प्राइमरी डाटा होता है यानी कि डाटा जो है वो हम डायरेक्ट उस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा है हम दूसरे रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल अब वन बाय वन करके लेते हैं, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि रिसर्चर डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जांपल आ गया जैसे इंटरव्यूइंग पेशेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, सर्वे, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, प्राइमरी डाटा में आता है। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, डाटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, यूज फॉर रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडी, डाटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, जैसे किसी हॉस्पिटल ने डाटा कलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं जानना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोविड के पेशेंट कितने हो गए, तो ऑलरेडी डाटा तो हॉस्पिटल वालों ने कलेक्ट कर लिया है, हम उस इंफॉर्मेशन को एमआरडी के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों सेकेंडरी डाटा, ठीक है। यानी कि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, डाटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है,
यूज फॉर रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडी, फर्दर स्टडी के लिए हम उसका रेफरेंस यूज कर रहे हैं, वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सेंसस डाटा, प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट, ये सारे हमारे पास में सेकेंडरी डाटा होते हैं। क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। प्राइमरी डाटा में हम करते हैं, मतलब डाटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड हमारे पास में ही होता है। सेकेंडरी डाटा में हम जो है वो किसी डायरी, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड के माध्यम से जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हो गया हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास में डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब आ जाता है हमारे पास में मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो दोस्तों हम 8-10 मेथड्स यहां से पढ़ेंगे, सबके बारे में कौन सा मेथड्स क्या होता है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज पे जाओगे समझ में नहीं आएगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, मेथड्स को लेते हैं पहले, देन उसके बाद हम लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला मेथड आ गया ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि आज क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो आने वाले हैं, ठीक है, एकेडमी के बड़े हेड आने वाले हैं और वो असेस करेंगे हमारे पास में कि कौन कितना अच्छा खेलता है, वो हो गया। एक आता है कि हमारे पास चोरी छिपे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी का जो बड़ा मालिक होता है वो चेहरा छुपा के अपना जो है वो चीजें चेंज करवा के जो है वो हॉस्पिटल में भ्रमण करता है, राउंड लेता है, पता लगाता है, वो ऑब्जर्व करता है कि कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा भेष बदल के जो है वो प्रजा में जाता था, इंफॉर्मेशन गैदर करता था कि हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है, वो सारी चीजें। तो वो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, रिसर्चर ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग। ठीक है, अब रिसर्चर जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा या तो नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग मतलब जो जैसा है वैसे के वैसे ही वो ऑब्जर्व करेगा, या कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग में जैसे आपने कई जगह जो है वो छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे कि इंटरव्यू वाला जो है वो लड़खड़ाते हुए आता है, देन उसके बाद कौन उसकी सहायता करता है, कौन नहीं करता है, ये सारी चीजें, पैसे गिरा देते हैं, कौन ईमानदार है या नहीं है, वो सारी चीजें। तो वो रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि जो क्लाइंट है उनको ऑब्जर्व करेगा, या तो नेचुरल सेटिंग में। नेचुरल सेटिंग वो होती है जिसमें उसकी कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ वैसे ही देख रहा है। ठीक है, या कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग में क्या करता है कि सारी चीजें अपने हिसाब से देता है, देन सीसीटीवी लगा देता है, ये सारी चीजें, फिर वो ऑब्जर्व करता है कौन ईमानदार है और कौन है चोर है। तो वो आ गया हमारे पास में ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ठीक है, अब देखो इसके टाइप हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। टाइप में हमारे पास में आ गया पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है, जो इंफॉर्मेशन जानने वाला है, वो उस ग्रुप का एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी ऑफिस में आके एक ग्रुप बना लेगा, उस ग्रुप में उसको वो उसमें शामिल हो जाएगा और फिर पता लगाएगा। मतलब रिसर्चर इंफॉर्मेशन तो गेन कर रहा है लेकिन उसी ग्रुप में रहकर उस ग्रुप वालों को पता भी नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना, एग्जाम में कंडीशन दी आएगी फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं कि वो एज ए पार्टिसिपेंट्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि कंपनी का मालिक एज ए वर्कर बन के आ गया, वर्कर के बीच में जो है वो घुस गया, वहीं पे काम कर रहा है और वहीं पे सबको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि रिसर्चर बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप का एक मेंबर बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। सेकंड आता है नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट्स में क्या करता है, वो बाहर से ऑब्जर्व करता है, जैसे देख रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट एकेडमी चल रही है, वहां पे मैच चल रहा है और जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है। उसमें खुद खेल नहीं रहा, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन वो नॉन पार्टिसिपेट में ऑब्जर्व कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा ऑब्जर्व कर रहा है। यानी कि रिसर्चर रिमेन एट आउटसाइडर, रिसर्चर जो है वो आउटसाइड रह के ही जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा। ये हो गया नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में क्या करता है कि वो पूरी एक इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट बना लेता है। ठीक है, स्पेसिफिक चेकलिस्ट या क्राइटेरिया यूज करता है।
ठीक है, कि भाई किस तरीके से क्या आया, क्लाइंट ने किस तरीके से क्या हुआ। जैसे बीएलएस हम चेक करते हैं, बीएलएस के बाद में जो है बीएलएस या कोई भी जो है वो टीपीआर ट्रेनिंग हो या कैथेटर जो है वो ट्रेनिंग, तो उसमें चेकलिस्ट होती है हमारे पास में कि इसने हैंड वॉश किया कि नहीं किया, हैंड वॉश के बाद ग्लव्स पहने कि नहीं पहने, देन उसके बाद ये किया कि नहीं किया, देन उसके बाद ये चीज फॉलो की, देन इसके बाद ये फॉलो की। तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। पूरी हमारे पास में सिस्टमेटिकली जो है वो चेकलिस्ट बनी होती है, उस पर हमें टिक लगाना होता है, उस पर फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई इंटरव्यू देने के लिए आया तो उसके ड्रेस वेल सेटअप है या नहीं है, कटिंग वगैरह बिल्कुल ओके है या नहीं है, चलना किस तरीके से ओके है या नहीं है, गेट में घुसा तब उसका मैनर क्या था, पूछने का तरीका किस तरीके से था, बैठने का तरीका किस तरीके से था। तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब बिल्कुल फिक्स बना हुआ होता है, उसी के आधार पे हमें चलना होता है। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में वो फ्री होता है, वो बिल्कुल ऑब्जर्व करता रहता है, लास्ट फाइनली वो नंबर देता है। चेकलिस्ट में तो क्या करता है, मार्क करता रहता है। जैसे हमारे पास में चेकलिस्ट आ गई इस तरीके से, ठीक है, ये चेकलिस्ट आ गई, या तो 5 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से। मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस में आप कितने नंबर दोगे, तो हम 4 नंबर देंगे। उसके चलने का तरीका तो हम 2 नंबर देंगे, उसके बोलने का तरीका हम 5 नंबर देंगे। तो इस तरीके से चेकलिस्ट बना लेंगे। ठीक है, वो आता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम फ्रीली ओपन ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर फाइनली कहते हैं नहीं नहीं ये बढ़िया है, सेलेक्ट, ये नहीं है देन डिस्क्वालीफाई, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में ऑब्जर्वेशन के मेथड्स थे, जिसमें मैंने आपको चारों बता दिए हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में खुद रिसर्चर ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करता है और एज ए पार्टिसिपेंट्स जो है वो करता है, बाकी लोगों को पता नहीं होता है कि ये कौन है, ये हमें ऑब्जर्व करा है। नॉन पार्टिसिपेंट्स में वो रिसर्चर उसका पार्ट नहीं होता, वो आउटसाइड से ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने कंडीशन के अनुसार, सीसीटीवी के द्वारा, वैसे वाला। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में क्या करता है कि उसके पास फिक्स एक चेकलिस्ट होती है, उसी के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसी के हिसाब से नंबर देता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आता है, फाइनली वो रिजल्ट देता है, फ्री होता है, ओपन ऑब्जर्वेशन होता है, फाइनली लास्ट में रिजल्ट आता है। जैसे 10 में से जो है वो 8 दे दिए, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अब ऑब्जर्वेशन मेथड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो उसको हम लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है दोस्तों, एडवांटेज ये है कि हम डायरेक्टली डील करते हैं एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी लूट लपाट नहीं है, जो चीजें आपके आंखों के सामने है, कोई आपको बरगला नहीं सकता, कोई आपको कह नहीं सकता कि ये ठीक है वो ठीक है, क्योंकि आपने आंखों से अपने देखा है। तो ये हो गया कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। लिमिटेशन की बात करें कि हमारे पास में लिमिटेशन क्या है, तो इसमें आता है रिसर्चर बायाज। ठीक है, रिसर्चर बायाज कैसे, रिसर्चर खुद ही जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, चेकलिस्ट में गलत टिक कर रहा है। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत टाइम लेता है। ठीक है भाई, वाइवा आपने लिया, मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन तो ऑब्जर्व करोगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। रिसर्चर बायस कैसे हो सकते हैं, चेकलिस्ट में सही तरीके से टिक नहीं किया गया, या मान लो रिसर्चर में किसी खास पर्सन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वो उसको अच्छा बता देगा, देन उसके बाद में। तो ये होता है हमारे पास में लिमिटेशन। तो पहला मेथड ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरव्यू मेथड्स। सब लोग इस चीज से फेमिलियर होंगे, जितने भी हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं उसमें हमारे पास में इंटरव्यू मेथड से तो सब लोग जो है फेमिलियर है। वाइवा वगैरह एग्जाम वगैरह खूब दिया होगा, नोट फॉर इंटरव्यू, वही कि हम जॉब लगने के लिए इंटरव्यू देते हैं, जो आपने वाइवा वगैरह दिया वो भी एक इंटरव्यू मेथड्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंजर्वेशन बिटवीन रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। ठीक है, यानी कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, उससे रिसर्चर कुछ सवाल पूछता है और रिस्पोंडेंट जो है वो जवाब देता है। टाइप की बात करें कि जो हमारे पास में इंटरव्यू मेथड्स है वो कितने टाइप का होता है, तो ये हमारे पास में दोस्तों अलग अलग टाइप का होता है। वैसे 4 टाइप कौन कौन सा है, पहला आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं वो पहले से ही फिक्स होता है। उसके पास पर्चियां होती है, पूरा क्वेश्चन का लिस्ट होता है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो वो 1 से लेके 10 तक जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, और उनपे किस तरीके का रिसर्चर या जो रिस्पोंडेंट है वो किस तरीके से आंसर करता है, इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, पहले से ही फिक्स क्वेश्चन किए हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ
क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कोई क्वेश्चन लिखे हुए नहीं होते, डायरेक्ट जो ओपन एंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्वेश्चन उससे पूछते रहते हैं, देन क्या है, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, इसमें कोई क्वेश्चन फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे पास में फिक्स पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे पास में कोई पैटर्न नहीं बना होता है, हम डायरेक्टली फ्री होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वेश्चन बने हुए भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन बने हुए होते हैं उनके द्वारा हम पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ जो है वो हम फ्रीली भी पूछते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का मिक्सअप रूप होता है। लास्ट आता है अदर्स। अदर्स में आ गया जैसे फेस टू फेस, फेस टू फेस हमारे सामने बैठे हैं, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी गए। नेक्स्ट आ गया टेलीफोनिक। टेलीफोनिक पे जैसे कोई पर्सन दूर बैठा है, जैसे कोविड के टाइम पे, वैसे आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत होते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू, मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो आप कहीं बैठे हो, तो ये हो गया ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ये हो गया हमारे पास में इंटरव्यू मेथड्स। क्लियर है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ले लेते हैं। तो दोस्तों एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि हमारे पास में ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, एंड इन डेप्थ में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। भाई हम चाहे जितना हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना हम पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछ सकते हैं, तो डिटेल्ड में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी हम जो है वो गैदर कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन होता है ये टाइम कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगते हैं, एंड पॉसिबल इंटरव्यूअर बायस। ठीक है, मान लो किसी पर्सन से बहुत अच्छे इजी क्वेश्चन पूछ लिए और किसी से बहुत ज्यादा पूछ लिए। कहते हैं ना कि अगर आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट करना चाहता है, ठीक है, इंटरव्यू में सेलेक्ट करना चाहता है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। अगर उसको आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो वो पूछेगा मेरे पिताजी का क्या नाम है। तो वही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इंटरव्यूअर बायस। क्लियर। तीसरा मेथड्स आ गया, थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी मेथड्स। ठीक है, ये भी बहुत यूज होता है। क्वेश्चनरी मेथड्स मतलब जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ओपन एंडेड हो, क्लोज एंडेड हो, यस नो के हो, वो सारे क्वेश्चन, यानी कि पूरे क्वेश्चन का एक सेट देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने रिसर्च के टाइम पे क्वेश्चनरी मेथड्स ही यूज किया होगा। ठीक है, क्वेश्चनरी मेथड्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में ए सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन जो है हमारे पास में होता है और रिस्पोंडेड उनका आंसर देता है। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास में सेट है, या फिर 50 क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास में सेट है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारे पास में ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, यस नो के भी हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चनरी मेथड्स, मतलब क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ए सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन। ठीक है, ए सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन गिवन टू रिस्पोंडेंट टू आंसर। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चनों का एक सेट होता है और इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो उनके आंसर देता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और रिस्पोंडेंट जो है वो उसके आंसर देता है, और वो फ्रीली होता है। ठीक है ना, उसको जो आंसर है वो लिख के दे देता है, मतलब कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप्स का कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनरी। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल फ्री रिस्पॉन्स होता है, फ्रीली जो है वो आंसर देने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, या तो 4 ऑप्शन दिए होंगे या यस नो का दिया होता है। जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, तो यस नो का ऑप्शन। ठीक है ना, आपने कोविड वैक्सीन लगवाया है नहीं लगवाया, तो ऑप्शन। ठीक है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, कि जैसे हमारे पास में दे देते हैं कि आप रोज एक्सरसाइज कितने टाइम करते हैं, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 8 घंटे, या 8 घंटे से ज्यादा। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चनरी, दोनों हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों इसमें हम लार्ज सैंपल पे हम डिस्कस कर सकते हैं। वाइवा में तो हम कितने कर लेंगे, एक दिन के अंदर कहेंगे तो 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चनरी के माध्यम से हम 300, 400, 500, 5000 लोग, इतने लोगों को हम जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो लार्ज सैंपल पे ये अप्लाई होता है एंड लेस कॉस्टली। ठीक है, ये बहुत कम कॉस्टली होता है, पेपर ही तो लगता है,
ठीक है ना, कोई सेटअप नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं है। तो एडवांटेज है हमारे पास में कि ये लार्ज स्केल पे हम अप्लाई कर सकते हैं एंड लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें कि इसमें क्या लिमिटेशन होती है, तो दोस्तों लो रिस्पॉन्स रेट, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लो रिस्पॉन्स रेट कैसे, मान लो क्वेश्चन है, अगला रिस्पॉन्स देगा तो देगा, तो नहीं देगा। सेकेंड आ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, भाई जो रिस्पॉन्ड देने वाला है उसने क्वेश्चन ही सही तरीके से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब ही गलत तरीके से निकाल लिया, तो फिर आंसर तो गलत आना ही आना है। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चनरी में क्या होता है, सिर्फ टिक मारना होता है। ठीक है, उसको लगता है कि अभी भर के देना है, फटाफट जो मन में आया वो टिक मार के दे, तो बायस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चनरी मेथड्स, थर्ड मेथड हो गया क्वेश्चनरी मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्वे मेथड्स। सर्वे मेथड्स आपको पता ही है, जैसे आपने देखा हुआ कि अभी सर्वे से पता चला है कि लोग अपना मोबाइल 3 से 4 साल में बदल देते हैं। ठीक है, अभी सर्वे से पता चला है कि मिडिल क्लास की जो है वो हमारे पास में इनकम जो है वो 40 से 50 हजार है। तो ये सर्वे के द्वारा ही तो पता चलता है, सर्वे के मुताबिक ये हुआ है, सर्वे के मुताबिक ये हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास में सर्वे मेथड्स, इसको हम ले लेते हैं। तो सर्वे मेथड्स क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज ग्रुप यूजिंग क्वेश्चनरी और इंटरव्यू। ठीक है, क्वेश्चनरी और इंटरव्यू के द्वारा अगर हम लार्ज स्केल पे कोई चीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म भरवा के ये सारी चीजें उसके हम द्वारा सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, टाइप की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी जो है वो हमारे पास में होता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि ये सूटेबल होता है लार्ज पॉपुलेशन पे, कितने लोगों पे, लाखों करोड़ों लोगों पे हम सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिकली एनालिसिस पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चनरी में सर्वे मेथड्स है तो कितने लोगों ने क्या जवाब दिया, पूरा स्टैटिकली, कहते हैं ना कि 60 लोग जो है वो मोदी को लाना चाहते हैं, 30 लोग जो है वो हमारे पास में कांग्रेस को लाना चाहते हैं, 10 लोग जो है वो दूसरी चीजों को लाना चाहते हैं। तो स्टैटिकली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में स्टैटिकली आ गया कि बहुत सारे लोग आईफोन यूज करना चाहते हैं, कुछ जो है वो रेडमी के, कुछ सैमसंग के, तो हम जो है वो लार्ज पॉपुलेशन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ स्टैटिकली एनालिसिस जो है वो इसका पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड केयरफुली सैंपलिंग कैन बी एक्सपेंसिव। ठीक है, केयरफुली सैंपलिंग रिक्वायर्ड होती है और एक्सपेंसिव भी होता है। सर्वे है, कहाँ से हमें सर्वे की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसा क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में केस स्टडी मेथड्स। केस स्टडी मेथड्स में होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन पे या किसी भी एक फैमिली पे या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे हमें स्टडी करनी है, उसको हम कहते हैं केस स्टडी मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करनी है कि आजकल के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, 18 साल से कम बच्चे हैं, उनमें स्मोकिंग का कैसा क्रेज है। ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया। फैमिली में जैसे कि कोई भी फैमिली है, ठीक है, उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी लोगों पे किस तरीके से स्ट्रेस आता है, कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है। वो इंडिविजुअल पे कि कोई भी पर्सन, जैसे मान लो कि कोई पर्सन HIV से सफर कर रहा है तो उसके दिमाग के ऊपर या उस पर क्या क्या इफेक्ट आता है, या कोई पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है तो क्या क्या चीजें होती है। तो ये हो गया हमारे पास में केस स्टडी मेथड्स। केस स्टडी मेथड इन द सेंस इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल केस। ठीक है, किसी भी एक सिंगल केस पे अगर हम डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल हो सकती है, वो फैमिली हो सकती है, वो ग्रुप हो सकता है, या वो फिर कम्युनिटी हो सकती है। किसी भी एक केस को लेके अगर हम उस पर पूरी डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया केस स्टडी मेथड। जैसे हेपेटाइटिस वाले पेशेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं तो वो एक केस मेथड्स हो गया। ठीक है, और उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज था प्रोवाइड डिटेल्ड इनसाइट। कोई भी एक केस को हम ले रहे हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट बी जनरलाइज, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक पर्टिकुलर केस मेथड्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास में केस स्टडी मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में 5th नंबर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी रिसर्चर होता है, 2 ग्रुप बनाता है, ठीक है ना, देन उसके बाद में जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, या फिर जो है वो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
हमारे पास में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में, कि किस लोगों में किस चीज की, जैसे कोलेस्ट्रॉल का कितना वैल्यू है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 40 साल के बाद में एवरेज कोलेस्ट्रॉल कितना हो जाता है, ठीक है। यानी कि रिसर्चर मैनिपुलेट वेरिएबल्स अंडर कंट्रोलेबल कंडीशन टू सी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें हमारे पास में जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो रिसर्चर के अंडर में होता है, वो उनके ऊपर मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि दो ग्रुप हमने बना लिए, एक हो गया हमारे पास में कंट्रोल ग्रुप और एक हो गया हमारे पास में दोस्तों ऑब्जर्वेशन ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप, या हम कहें कि जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, तो उसको हमने मैनिपुलेट किया, हमने उसको कुछ स्टडी दी या कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, तो उनका नॉलेज तो बढ़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप के आधार पे हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने कोई एक क्लास है, ठीक है ना, और क्लास के अंदर जो है वो हमारे पास में आधे स्टूडेंटों को अलग कर लिया, आधे स्टूडेंटों को अलग कर लिया प्रॉपर सैंपलिंग मेथड्स के माध्यम से। अब उसके बाद में जो स्टूडेंट थे, एक को हमने जो है वो पेन रिलीफ के लिए म्यूजिक थेरेपी दी और एक को हमने जो है वो कोल्ड स्पंजिंग दी, मान लो। फिर हम दोनों में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई है, ये सारी चीजें, या एक को हमने कुछ नहीं दिया, एक को हमने मैनिपुलेट किया, फिर हम देखते हैं कि उसके कंपेयर करते हैं कि उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीजें आ गई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, यानी कि रिसर्चर मैनिपुलेट वेरिएबल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू सी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए जो है वो करता है। टाइप की बात करें तो ये जो है हमारे पास में दो टाइप का होता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल और फील्ड एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर रहे हैं, वो सारी चीजें। फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम जो है वो छोड़ते हैं, उसी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये हाईली जो है वो रिलेबिलिटी होता है, कोज एंड इफेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश, ठीक है। क्या कोज की वजह से क्या इफेक्ट हुआ उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या हुआ, आर्टिफिशियल सेटिंग चाहिए और इथिकल इश्यू चाहिए, हमें इथिकल परमिशन लेनी पड़ती है। किसी का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं या किसी का जो है वो हम सैंपल दे रहे हैं या किसी को अगर हम नॉलेज भी दे रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं, उसके लिए भी हमें इथिकल इश्यू की जो है वो जरूरत होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस इन द सेंस कि पहले से ही कोई रिकॉर्ड रिपोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम एनालिसिस कर रहे हैं बस, ठीक है। यानी कि यूजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल डाटा, सेंसस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, बुक्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको हम यूज करके, ठीक है, कोई चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। वो आ गया हमारे पास में रिकॉर्ड एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे वायरल फीवर का क्लाइंट कितने दिनों में ठीक हो जाता है, तो हम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ढूंढेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि नॉर्मली जो है वो 5 से 7 दिन हॉस्पिटल के बाद में वो क्लाइंट ठीक हो जाता है, ठीक। तो वो सारी चीजें हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के आधार पे, हॉस्पिटल डाटा, सेंसस के आधार पे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के आधार पे कोई भी चीज का एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है इजीली अवेलेबल हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारी चीजें करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें इजी वे में मिल गए, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, मे बी आउटडेटेड, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक टू रिसर्च, ठीक है। आउटडेटेड हो सकता है, प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं हो सकता, भाई वो तो रिकॉर्ड्स है, अब इसमें रिसर्चेस का कोई इन्फ्लुएंट नहीं होता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फोकस मतलब किसी चीज पे हम फोकस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में हम क्या करते हैं, 6 से 12 लोगों का जो है वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 6 to 12 पार्टिसिपेंट्स डिस्कस ए टॉपिक एंड गाइडेड बाय ए मॉडरेटर, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 6 से 12 पार्टिसिपेंट्स का जो है वो एक ग्रुप होता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन होता है और जो मॉडरेटर होता है वो उनको गाइड करता रहता है, ठीक है, और हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन हमारे पास में ग्रुप इन्फ्लुएंसेस में अफेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। जो ग्रुप है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिससे हमारे पास में रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गए हमारे पास में लिमिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कोई भी कंटेंट ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में है, ठीक है। कोई भी कंटेंट पहले से, उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रिटिसाइज जो होता है या कोई भी रिसर्च है, उसको हम जो है वो देखते हैं, वो होता है हमारे पास में कंटेंट एनालिसिस। एनालाइजिंग टेक्सचुअल, विजुअल, ऑडियो कंटेंट, पेशेंट डायरी, सोशल मीडिया पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट, उनका हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है हमारे पास में यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। दो प्रकार की स्टडी होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। हम टाइप ऑफ रिसर्च को भी बहुत जल्दी जो है वो लेने वाले हैं, उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है दोस्तों? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसको हम मेजर्स नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो आदमी एक्सरसाइज करता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे आप मेजर करोगे? कर सकते हो? नहीं। जो म्यूजिक सिस्टम सुनता है उसका स्ट्रेस कम होता है। अब स्ट्रेस को मेजर थोड़ी कर सकते हो कि 2 किलो स्ट्रेस, 3 किलो स्ट्रेस, वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज प्रोवाइड की है, उससे हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल जो है वो 5 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम हो गया, ठीक है। बीपी जो है वो 10 से 20 mm ऑफ Hg कम हो गया। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हो गया हमारे पास में क्वालिटेटिव रिसर्च। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, सारे कंटेंट को पढ़ना होता है, देन उसके बाद एनालिसिस करना होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड इन द सेंस उसमें ऑब्जर्वेशन भी है, उसमें हमारे पास में डाटा एनालिसिस भी है, हम प्राइमरी मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, हम सेकेंडरी मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हो गई। वो हो गया हमारे पास में कंबाइंड मेथड्स, ठीक है। यानी कि कंबाइंड ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, यानी कि दोनों डाटा कलेक्शन को हम जो है वो कंबाइंड करते हैं। जैसे एडवांटेज हो गया हमारे पास में कॉम्प्रहेंसिव एंड बैलेंस्ड फाइंडिंग, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव एंड बैलेंस फाइंडिंग होती है। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड मोर रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें हमें जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और मोर रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो ये लिमिटेशन हो गया। एडवांटेज ये कॉम्प्रहेंसिव एंड बैलेंस फाइंडिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे पास में दोस्तों कुछ मेथड्स थे डाटा कलेक्शन के। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई होगी। अब बात आती है कि जो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हम चूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स। डाटा कलेक्शन मेथड्स को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? भाई हमें चाहिए था ऑब्जर्वेशन मेथड्स और हमें जाना पड़ गया किस पे? इंटरव्यू मेथड्स पे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स को चूज कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मान लो कोई रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेके रखा है कि मुझे पूरे इंडिया के अंदर कोविड से रिलेटेड क्या साइकोलॉजी है वो, तो कोविड से रिलेटेड साइकोलॉजी है तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड तो नहीं कर सकता, वो इंटरव्यू मेथड तो नहीं कर सकता, वो सर्वे मेथड्स करेगा, क्वेश्चनरी करेगा। तो देखो चीज अच्छी कौन सी थी? डाटा कलेक्शन मेथड्स की, इंटरव्यू थे एंड देन ऑब्जर्वेशन था, लेकिन अब उसका ऑब्जेक्टिव ही इस तरीके से था कि उसको उस पे जाना पड़ा। तो ये फैक्टर को हमारे पास में इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, कि कौन सा डाटा हमें चाहिए, क्वालिटेटिव चाहिए या क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए, तो उसके आधार पे भी हम फिर डाटा कलेक्शन मेथड्स को जो है वो चूज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन साइज, जैसे मान लो हमने पॉपुलेशन साइज ले लिया है 3000 लोग। अब 3000 लोगों का इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, हम सर्वे मेथड्स कर सकते हैं, हम क्वेश्चनरी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो हमें करना था सर्वे मेथड्स, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास में 30 लोगों की है। अब 30 लोगों की है
तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन साइज पे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी जो है वो हमारे पास में डाटा कलेक्शन मेथड्स अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम कितना है, मनी कितना है, मैन पावर कितना है, हमारे रिसोर्स के हिसाब से भी हम डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो चूज करते हैं। मान लो हमारे पास में टाइम कम है तो हम वो डाटा कलेक्शन मेथड लेंगे जिसमें टाइम कम लगेगा। मान लो हमारे पास में मनी कम है तो हम वो चीज लेंगे जिसमें मनी कम लगेगी। ठीक है, मान लो हमारे पास में मैन पावर कम है तो हम वो चीज लेंगे जिसमें हमारे पास में मैन पावर कम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन इन द सेंस कि कई बार हमें परमिशन लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो परमिशन लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है तो इस तरीके से हम फिर जो है वो दूसरे मेथड्स पे जाते हैं, जैसे पैनल डिस्कशन में और हमारे पास में जो इंडिविजुअल सर्वे मेथड्स है उसमें हमारे पास में इथिकल परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम सर्वे मेथड कर लेते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास में डाटा कलेक्शन मेथड्स को अफेक्ट करते हैं। ऑलरेडी आपको अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो ये सारी चीजें हैं क्लियर हो गई। भाई हम डाटा कलेक्शन मेथड चूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में ये फैक्टर थे, सैंपल साइज कितनी थी, हमारे रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इन सब के आधार पर हमारे पास में डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो चेंज होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है भाई, हमने डाटा कलेक्शन किया, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, वन बाय वन करके लेते हैं, देन इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। पहली चीज, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा कलेक्शन हम करते हैं तो हमारे पास में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और रिलायबल इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम डाटा कलेक्शन मेथड चूज ही नहीं करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे। जैसे मुझे कोविड-19 की इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझे जो है वो कीमोथेरेपी की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कोई ना कोई मेथड्स अपनाऊंगा डाटा कलेक्शन का, तभी तो इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेल्प इन डिस्कशन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। भाई किसी भी चीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस चीज को क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीजें, तो डिस्कशन मेकिंग और पॉलिसी इन फॉर्मुलेशन में हमें हेल्प मिलती है। किस तरीके से कैसे हम पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर। ठीक है, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए, हेल्थ केयर में, वो हमें इसी से मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हैंड वॉश करेंगे तो हमारे पास में क्रॉस इन्फेक्शन कम होगा, तो ये ऑलरेडी एविडेंस बेस्ड है, सबको पता है, तो हमें पास में नर्सिंग में अच्छी प्रैक्टिस के लिए जो है वो मेथड मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंश्योरिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ठीक है, यानी कि हम एंश्योर करते हैं डाटा कलेक्शन मेथड के द्वारा वैलिडिटी का और रिलायबिलिटी का, कि रिसर्च फाइंडिंग में हमारे पास में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें भी हम डाटा कलेक्शन मेथड्स के द्वारा ही होता है, तो वो भी हमारे पास में डाटा कलेक्शन मेथड्स का ही जो है वो इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। हमने क्लास की जो है वो शुरुआत की थी दोस्तों मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि डाटा कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। उसके डिस्कशन के बाद में हमने मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा था, देन इंटरव्यू मेथड पढ़ा था, देन क्वेश्चनरी मेथड था, देन सर्वे मेथड्स था, देन इंडिविजुअल मेथड्स था, देन हमारे पास में जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड्स आ गया। ये सारे मेथड्स थे जिनके बारे में वन बाय वन करके हमने डिस्कशन किया। क्या क्या मेथड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, किसके क्या एडवांटेज होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी, किसका क्या डिसएडवांटेज है वो सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कल को आप एमएससी नर्सिंग करो या कोई भी रिसर्च करो, तो कौन सा मेथड्स हमें यूज में लेना है उसके बारे में आपको पता चला। साथ के साथ आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो यहाँ से आ सकते हैं। तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।